हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में क्लास 10 के फिजिक्स से हम 50 एमसीक्यू वीवीआई लेके आए हैं और मैंने 1 से 80 तक का क्वेश्चंस डिस्कशन के साथ अपलोड कर चुका हूं। आगे इस वीडियो में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास है। पहला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वक्रता केंद्र से फोकस के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये अवतल दर्पण अगर है तो P ध्रुव है, F फोकस और C वक्रता केंद्र है। P से F के बीच की दूरी हमको दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर। अब हमको C से F के बीच की दूरी निकालना है, तो ये भी होगा 25 सेंटीमीटर। किस सिद्धांत पे होगा, तो F बराबर R/2 या R बराबर 2F, इसके आधार पर। ठीक है। अब है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी। इस क्वेश्चन में है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है, F का मान। अब देखिए, कह रहा है कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब ध्रुव से न्यूनतम दूरी कितना होगा। मतलब कई तरह का प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड, देख लेते हैं। देखिए, अवतल दर्पण है दिया हुआ इस फिगर में, तो कभी हम C से परे रखते हैं, मतलब अनंत के पर वस्तु को रखते हैं। कभी हम C और अनंत के बीच में रखते हैं, कभी हम C पर वस्तु को रखते हैं, कभी हम P और F के बीच वस्तु C और F के बीच रखते हैं, कभी P और F के बीच रखते हैं। लेकिन हर स्थिति में मेरा प्रतिबिंब का साइज और स्थान सब अलग अलग होता है। ठीक है। तो अगर हम वस्तु को देखिए, इसमें अगर हम वस्तु को C पर रख दें तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी एकदम सेम होगा, यानी संपाती होती है, जिसके कारण सबसे न्यूनतम दूरी जो होगी प्रतिबिंब और बिंब की, वो होगी जब वस्तु को C पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है कि न्यूनतम दूरी क्या होगी। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो 0 होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 में है, n का मान 1.5 है। अब प्रकाश की चाल दिया हुआ है, फिर एक द्रव में प्रकाश की चाल दिया हुआ है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि अपवर्तनांक निकालना है। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में चाल, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी C/V होता है। तो हमारे पास कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5 और 1.5 और C/V का मान दिया हुआ है कितना, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, ये होगा 5, ये होगा 2। अब 2 कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो अब कितना होगा, ये 3 होगा। अब देखिए, मेरे पास आ गया C का मान आया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब पुनः हम द्रव का अपवर्तनांक निकालेंगे, तो द्रव का अपवर्तनांक मान लीजिए n1 है, इसको निकालेंगे तो C/ क्या होगा, V। अब देखिए, C का मान मेरे पास आया 3 × 10⁸ और V का मान दिया हुआ है 2 × 10⁸। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो बचा मेरे पास 3/2, इसका रिजल्ट आएगा 1.5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5 है दिया हुआ, तो 2.5 होगा, तो भाग देंगे हम तो कितना आएगा, 2.5 दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, 2.5
5 दिया हुआ है इंटू 10⁸ अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा इसका रिजल्ट 1.20। यही होगा डी ऑप्शन करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 84 का, क्वेश्चन नंबर 84। इसमें दिया हुआ है 84 में कि यदि आप एक अस्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं, ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं, तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से बनेगा। तो देखिए यहाँ पे एक हम समतल दर्पण मान लेते हैं, एक समतल दर्पण दिया हुआ है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति माइनस यू ये ध्रुव हो जाएगा, माइनस यू चाल से चल रही है और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, ये भी प्लस भी चाल से चल रहा है, एक दूसरे की ओर एक विपरीत दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे और दोनों का चाल क्या होगा, दोनों का योग, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहा है इसलिए 4 मीटर प्रति सेकेंड और 4 मीटर प्रति सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान क्या होगा। तो देखिए प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर क्या होता है, लंबवत आपतित होती है, ठीक है। एक हम मान लेते हैं एक समतल दर्पण है, ठीक है, ये क्या है, एक समतल दर्पण है और इस पर प्रकाश की किरण पड़ती है, ठीक। अब है प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान निकालना। तो एक ये होगा, क्या होगा, अभिलंब। अब देखिए यहाँ पे कोण क्या बनेगा, आई बनेगा और ये फिर परावर्तित हो जाएगी, ये किरण क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी, यहाँ पे क्या बनेगा, कोण आर बनेगा, ठीक है। ये आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण है, ये आपतन कोण है, परावर्तन कोण है। अब अगर इसी बिंदु पर आपतित होती है किरण तो इसी बिंदु पर आपतित होने के कारण ये फिर लौट जाएगी, तो ई लौटने और यानी कि जो विचलन हमको निकालना है, ये विचलन मांग रहा है ना, तो विचलन का मतलब होता है कि आपतित और परावर्तित किरण के बीच के कोण। तो आपतन कोण भी क्या बन रहा है, 0, और अब परावर्तन कोण भी क्या बन रहा है, 0। इसका मतलब एक सरल रेखा बना रहा है, एक सरल रेखा के बीच कितना डिग्री कोण होता है, 180 डिग्री। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं 86, क्वेश्चन नंबर 86। इसमें दिया हुआ है 86 में ये एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उतना ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए ये दिया हुआ है मेरे पास u का मान, देख लेते हैं इसको। u का मान दिया हुआ है मेरे पास कितना, -40 सेंटीमीटर, और उतना ही दूरी पर फिर प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब v का मान दिया हुआ है प्लस कितना, 40 सेंटीमीटर। अब देखिए हम दर्पण सूत्र से जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। अब देखिए 1/v, v का मान कितना दिया हुआ है, 1/v का मान दिया हुआ है कितना, 40, और प्लस ये 1/v, तो लेंस की फोकस दूरी निकालना है ना, तो 1/ कितना होगा, 1/40 होगा, -40। उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतना ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये तो प्लस होगा।
40 सेंटीमीटर, ये -40 सेंटीमीटर। लेंस है ना, अच्छा, लेंस में ये चिन्ह माइनस होता है, तो यहाँ माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 1/40 प्लस 1/40 तो इक्वल टू 2/40। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 1/20, इसलिए ये एफ का मान जो होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 में दिया हुआ है ये 87 में आपतन कोण 60 डिग्री और अपवर्तन कोण कितना है 45 डिग्री है, तो अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखिए अपवर्तनांक के बारे में हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर। तो साइन आई का मान कितना है, साइन कितना 60 डिग्री, और ये होगा साइन कितना, साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक। अब देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, और ये साइन 45 का कितना होता है 1/√2 होता है। अब देखिए √3/2 इंटू √2, अब इसको हम आगे लिख सकते हैं √3 इंटू √2/√2 इंटू √2, ठीक है। अब देखिए √2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना √3/2, और यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच 1.5 में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि ये भी बराबर होता है क्या, भी बराबर C/N। तो C का मान दिया हुआ C है और N का मान कितना है 1.5 है। इसका हम हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको हल करने पर C/15 इंटू 10, ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो कितना हो जाएगा 2/3C, और यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मेरे पास है कि यदि जल एवं कांच में, यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है 4/3 और 3/2। अब देखिए मान लीजिए जल का मान लीजिए म्यू दिया हुआ है, जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। एक बार AW मान लेते हैं कितना 4/3, एक बार μg मान लेते हैं कितना 3/2 दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, किसके सापेक्ष निकालना है, कांच का जल के सापेक्ष निकालना है, ठीक है। तो G μW इसका हो जाएगा 3/2, यानी इसके सापेक्ष निकालना है इसका अपवर्तनांक। तो 3/2/4/3 तो हो जाएगा 3/2 इंटू 3/4 इक्वल टू 3 3 जा 9/4 2 जा 8, 9/8 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास। देखिए इसमें थोड़ा सा अध्ययन कर लेना चाहिए। किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, तो कहाँ पे वस्तु को रखा जाता है और प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, किस साइज का बनता है, कैसा प्रकृति का बनता है, ये आप लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है। सी से परे मतलब अनंत के बीच रखेंगे कोई वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा F और C के बीच फोकस पर, और अत्यंत ही छोटा और बिंदु के साइज में, मतलब बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अगर C से परे रखेंगे तब F और C के बीच बनेगा और प्रतिबिंब का साइज छोटा होगा और वास्तविक और उल्टा होगा। C पर रखेंगे वस्तु को तो C पर ही बनेगा, कैसा बनेगा, समान साइज में बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। इस तरह से P और F के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें
फिगर के साथ बता चुके हैं हम। अनंत पर रखने पर, अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो यहाँ F पर बनता है प्रतिबिंब। अब है, अगर वस्तु को C से परे रखते हैं अनंत के बीच में, तब C और F के बीच बनता है। देखिए हम फिगर के साथ इसको बता चुके हैं, एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे क्वेश्चन है, एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब से दर्पण के फोकस की दूरियां दिया हुआ है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा ये समय लेगा। देखिए मेरे पास, अगर मान लीजिए ये F है और ये C है, वस्तु को हम यहाँ रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? C से बाहर रखने पर C और F के बीच में बनता है, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण के फोकस से दूरियां दिया हुआ है, प्रतिबिंब का भी और वस्तु का भी। तो वस्तु का दूरी कितना दिया हुआ है? फोकस से यहाँ तक के बीच की दूरी दिया हुआ है कितना? 25 सेंटीमीटर, ओके। और F से इस प्रतिबिंब का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया हुआ है? देखिए इसको समझ लीजिए, यहाँ से इसके बीच की दूरी दिया हुआ है और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है। एक है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। अब हमको दूरी सब मापना कहाँ से? P से मापना है। तो P से मापने के लिए हम मान लेते हैं कि P और F के बीच की दूरी F है, ठीक है। तो U का जो मान होगा, U का मान जो होगा वो, चूँकि दर्पण अवतल है, दर्पण कौन है? अवतल है, इसलिए माइनस में होगा 25 प्लस F, ठीक, 25 प्लस F। और V का जो मान होगा वो होगा -16 प्लस F, ठीक है। अब देखिए हम दर्पण सूत्र को अप्लाई करेंगे। दर्पण सूत्र से क्या होता है? दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/F बराबर होगा -1/16 प्लस F, ठीक है। फिर माइनस होगा, ये भी माइनस में होता है क्योंकि सामने है दर्पण के। फिर होगा 1/25 प्लस F, ठीक। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/F बराबर आता है, 1/F बराबर आता है ये 2F प्लस 41, 2F प्लस 41 बटे कितना? 400 प्लस 25F प्लस कितना? ये आता है 16F प्लस F 1², ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा F² प्लस 41F प्लस 400 इक्वल टू 2F² प्लस 41F, ठीक। 41F, अब देखिए 41F और 41F कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा मेरे पास, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 400 तो F बराबर क्या हो जाएगा? √400। अब इसका मान कितना आएगा? 20 आएगा, इसलिए फोकस दूरी कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन इसका C है। अब है, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो स्नेल का नियम आपतन कोण के निम्नलिखित में किस मान के लिए लागू नहीं होता है? ये क्वेश्चन देख लेना है फ्रेंड। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है, तो मान लीजिए दो माध्यम है मेरे पास, ये
इसमें ये प्रकाश की किरण है, और जब भी ये जाएगी तो अपने आधार से थोड़ा सा हट जाएगी, है ना। एक ये अभिलंब है ना। यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग विचलन कोण, ये आई है। और इसको मान लेते हैं इस अपवर्तनांक 1 है, और इसका अपवर्तनांक हमको दिया हुआ है कितना, सघन माध्यम का, मान लीजिए सघन माध्यम है, सघन माध्यम, इसका अपवर्तनांक हमको दिया हुआ 1.5 दिया हुआ है। तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि पहले का अपवर्तनांक गुना आपतन कोण कीजिए बराबर दूसरे का अपवर्तनांक अपवर्तन कोण कीजिए। तो पहले का अपवर्तनांक n1 मान लेते हैं और साइन i मान लेते हैं, और फिर n2 साइन r है, ठीक। अब इसको पहले का अपवर्तनांक क्या मान लिया, 1 मान लिया, इसका कितना 1.5 दिया हुआ है, तो 1 इंटू साइन आई इक्वल टू 1.5 इंटू साइन आर। अब देखिए साइन आई बटे साइन आर बराबर होगा 1.5 बटे कितना 1 इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 1.5 मान लेते हैं, ठीक है। अब जब भी मान आएगा साइन थीटा का, समझ लीजिए कि जब भी मान आएगा साइन थीटा का, वो थीटा का जो मान होगा वो 0 और 90 के बीच ही होगा, यानी 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। लेकिन मेरे पास जो मान आ रहा है कितना है 1.5, यानी 0 से बड़ा आ रहा है, इसलिए इसका जो संभव होगा लागू नहीं होगा, वो होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री पर ये लागू नहीं होगा, 0 डिग्री के लिए स्नेल का नियम काम नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 92 में। ये 92 का है दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 92 में है, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी, है ना, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता जिस ओर वस्तु का है, तो आवर्धन क्या होगा। देखिए ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, इसका मतलब हमारे पास u का मान दिया हुआ है माइनस कितना 5 सेंटीमीटर। अब v का मान भी दिया हुआ है, उसी ओर वस्तु के ओर ही बनता है, इसका मतलब ये भी माइनस कितना है 35 सेंटीमीटर दिया हुआ। और हम जानते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण का आवर्धन निकालने के लिए, मैग्नीफायर यानी आवर्धन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस भी बटे यू, ठीक है। तो माइनस भी का मान कितना है, माइनस कितना 35 है, 35 बाय माइनस 5 है। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना 7 बार में 7 टाइम्स में, तो हो जाएगा माइनस कितना 7। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है। अब देखिए 93 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है प्रकाश की चाल, ठीक। अब इसमें चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी दिया हुआ है, तो प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय बताना है। तो मेरे पास दिया हुआ है स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड इक्वल टू है 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। और इसमें दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 4 लाख किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब देखिए इसमें हमको निकालना क्या है समय, t बराबर क्या होता है d बटे या स्पीड s। तो d कितना दिया हुआ है 4, 5 टाइम्स 0 और 3 5 टाइम्स 0, तो 5 टाइम्स 0 कट गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 4/3 सेकेंड, 4/3 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4/3 सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन है 94 का। 94 में क्या कर रहा है कि एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है, 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है। देखिए देख लेते हैं इसको, जैसे मान लीजिए ये है
पदार्थ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री कोण से आपतित होती है। कितना डिग्री कोण से आपतित होती है इस पर? 60 डिग्री कोण पर से आपतित होती है। देखिए ये पदार्थ है और इस पदार्थ पर एक किरण 60 डिग्री कोण से आपतित हो रही है। कितना डिग्री कोण से? 60 डिग्री कोण से। तो देखिए ये अभिलंब मान लेते हैं, है ना, ये अभिलंब है। अब है 60 डिग्री कोण यहाँ पे देना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब यदि परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो, परावर्तित और अपवर्तित किरणें, तो परावर्तन होने पर ये किरण बनेगी और इसका मान भी कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। आई बराबर आर होता है ये परावर्तन के नियम से। ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। अब कह रहा है कि अपवर्तित हो जाती है, परावर्तित भी होती है और अपवर्तित हो जाती है और परस्पर दोनों लंब हो जाती है ना। ये अपवर्तित मान लीजिए, इसे थोड़ा सा झुक जाएगी आधार की ओर, ये मान लीजिए आर है। अब ये लंबवत हो जाती है, कहने का मतलब ये दोनों कोण कितना डिग्री का बना देता है? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो मेरे पास आई का मान दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री। कोण आर का मान मालूम करना है, तो आर का मान मालूम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 180, पूरा कोण 180 है यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है? 180 है। तो 180 में से हमको घटाना है 60 + 90, ठीक है। तो कितना होगा? 180 घटा 150 इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। अब साइन आई का मान कितना है? तो 60 डिग्री है। साइन कितना है? 60 डिग्री है। इसका मान कितना है? साइन कितना आया? 30 डिग्री। अब साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 और इसका मान कितना होता है? 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2 इंटू 2 ऊपर और 1 नीचे, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया? √3 आया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 94 क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या होगा? ये √3। अब है प्रकाश एक माध्यम से जिसका वर्तनांक n1 है, ठीक। आगे चलते हैं। ये प्रकाश के एक माध्यम से जिसका वर्तनांक कितना है? n1 है। अपवर्तनांक कितना है? n1 है। और दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक कितना है? n2 है। दूसरे माध्यम में कितना है? n2। यानी कि ये दो माध्यम है। एक मान लीजिए विरल माध्यम n1 है इसका अपवर्तनांक और इसका कितना है? n2 है। अब हम आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर है, तो साइन आई बटे साइन आर। तो हम जानते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या हम जानते हैं कि पहला का अपवर्तनांक साइन आई और दूसरा का अपवर्तनांक और साइन आर, ये दोनों इक्वल होता है। तो आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो साइन आई, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर बराबर हो जाएगा n2 बटे n1। तो n2 बटे n1, यही ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है अपवर्तन कोण आर हो तो साइन आई बटा साइन आर क्या होगा? तो क्या होगा? n2 बटे n1। अब अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी गई है, यानी कि H1 हमको दिया हुआ है। दर्पण कैसा है? तो अवतल है, ठीक। यहाँ पे एक वस्तु को रखा गया जिसकी ऊंचाई हमारा पास दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर आकार की वस्तु रखी गई है। दर्पण से वस्तु की दूरी वक्रता के त्रिज्या के बराबर है, यानी कि जो दर्पण है भी का मान जो होगा वो आर के बराबर है। तो आर का मान क्या होता है? 2f होता है, ठीक। अब देखिए चिन्ह परिपाटी हम जानते हैं कि ये वस्तु खड़ा किए हैं उसका तो हो जाएगा धनात्मक, लेकिन जब ये प्रतिबिंब बनेगा तो इसका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। और सभी जो भी भी का है, यू का है, जो भी प्रतिबिंब का दूरी हो या वस्तु दूरी हो, सब क्या होगा? ऋणात्मक होगा।
तो हमारे पास भी दिया हुआ है -2f और u दिया h1 दिया हुआ है 1.5। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 क्या होगा, ये माइनस में f होगा चिन्ह परिपाटी से, और 1/-2f होगा और प्लस 1 क्या होगा u। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/u बराबर क्या होगा, 1/u बराबर होगा 1/2f घटा कितना 1/f। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 1 कितना 1/u था और 1/2f माइनस क्या है 1/f। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, f 2f लग एलसीएम होगा, उसके बाद 1 माइनस कितना होगा 2 इक्वल टू आएगा -1/2f। ठीक, अब देखिए u का मान मेरे पास कितना आ गया -2f। u का मान आ गया -2f। अब हम जानते हैं कि m जो आवर्धन होती है उसका मान होता है -v/u। दर्पण में -v/u होता है आवर्धन का मान। तो अब हम -v का मान कितना रखेंगे -2f। ठीक, और u का मान कितना रखेंगे तो -2f, इसका भी रखेंगे। दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा ये -1 बचेगा। तो माइनस में आने का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है और समान आकार का होगा, है ना। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है, यदि सूर्य की प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा हो तो प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। यानी हमको भी दिया हुआ है ना, भी दिया हुआ है कितना, भी दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। 30 से दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा, प्रतिबिंब यह है, यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर पर आपतित हो रहा है, सूर्य प्रकाश, ठीक, प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा, यानी कि f ये दिया हुआ है दोगुना दूरी, इससे दोगुना दूरी पर बनेगा ये वक्रता त्रिज्या जो होगी r जो होगी, f भी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है, तो r क्या होगा 2f के बराबर होगा, f भी हो जाएगा, तो f 2 गुना 30 कितना होगा 30 दूनी 60 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, तो गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, आभासी और सीधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये आया क्वेश्चन है, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है तो आभासी बनता है। क्वेश्चन नंबर 99 में है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1 से अधिक, ठीक है, 1 से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका दृश्यक क्षेत्र बहुत ही छोटा होता है और बहुत सारा वस्तु छोटा ही दर्पण में दिखा देता है। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, इसका मान क्या होता है अनंत, इसका मान क्या होता है फोकस दूरी का अनंत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्योंकि आर जो होता है वो दुगनी एफ का दुगनी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होगा। देखिए लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है 1/f, मीटर में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम f का मान कितना दिया हुआ है
20 सेंटीमीटर है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो कितना आएगा, 1/5 मीटर होगा। यही रखेंगे 1/5, तो वो हो जाएगा 1/1 गुना 5 तो हो जाएगा 5 डाईऑप्टर। अब देखिए कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है ना, तो अवतल लेंस में माइनस में होगा एफ का मान, एफ का मान क्या चीज़ में होगा, माइनस में होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस में प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण में, ठीक है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो इसका हो जाएगा अवतल, ये वस्तु से बड़ा है ना, तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी, यह है लेंस की फोकस दूरी f है, क्षमता p है, तो क्या होगा, तो p बराबर क्या होगा, 1/f, तो 1/f होगा, और 1 बराबर क्या होगा, pf। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p बराबर दिया हुआ है मेरे पास, p बराबर दे दिया हुआ है 1/f होता है ना p, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो pf बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है, इसकी क्षमता क्या होगी। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है f का मान, अवतल लेंस है तो माइनस में होगा, 50 सेंटीमीटर को हम मीटर में बनाएंगे तो 50/100 यानी 1/2, -1 कितना होगा, 2 मीटर। अब इसका हम लेंस की क्षमता निकालेंगे, है ना, तो लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता होती है 1/p बराबर 1/f, ठीक है। तो p का मान क्या हो जाएगा, 1/f, मतलब 1/-1/2, इसका होगा -2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है, तो अवतल दर्पण द्वारा दोनों प्रतिबिंब बन सकता है ना, ये हो जाएगा आपका दोनों प्रतिबिंब, आभासी भी बन सकता है और वास्तविक भी बन सकता है, जिसको हम बता चुके हैं बैक में। चलिए अगला है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, फोकस दूरी से दुगनी होती है, यानी कि r का जो मान होगा वो 2f से क्या होगा, दुगनी होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। इसमें कह रहा है कि कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो उत्तल लेंस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्न में से किस दर्पण में बनता है, तो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है किसमें, अवतल दर्पण में, ठीक। आवर्धित प्रतिबिंब किससे बनता है, अवतल दर्पण में, ये। चलिए अगला है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, क्या होगा, हमेशा सीधा, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे, एक छोटा सा भाग पार कर सकता है उसको क्या बोलेंगे, तो पारभासी पदार्थ, यानी पूरी पार नहीं कर पाएगा, एक छोटा सा भाग ही पार कर सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ। और जब पार हो सकता है पूरी तब हो जाएगा पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है, तो आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में भी प्राप्त हो सकता है, अवतल दर्पण में भी प्राप्त हो सकता है, और उत्तल दर्पण में ही प्राप्त हो सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, कहता लोहे के गोले को फ्लिंट कांच के प्लेट पर रखकर कार्बन डाई सल्फाइड में डुबाने पर लोहे का गोला क्या हो जाएगा, यानी फ्लिंट कांच होता है ना, फ्लिंट कांच सबसे ठोस, तो फ्लिंट कांच के प्लेट पर रखेंगे तो कार्बन डाई सल्फाइड डुबाने पर लोहे का गोला क्या बन जाएगा, यानी तैरता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का
वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर बनता है। कहाँ पे स्थित रहने पर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वक्ता केंद्र पर। वक्ता केंद्र पर रहेगा ना वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। जब वक्ता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे, है ना, वक्ता केंद्र सी पर रखेंगे कोई भी वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है, एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। प्राप्त प्रतिबिंब होगा वास्तविक, इसका ऑप्शन है वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा। तो देखिए अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और एफ के बीच, जब ध्रुव और एफ के बीच रखेंगे कोई भी वस्तु को, जैसे एफ मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ सी है, और यहाँ रखेंगे कोई वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। इसलिए इसका होगा आभासी और बड़ा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्राप्त कर सकते हैं, इसी में किया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार बराबर हो, हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो, तो कौन सा दर्पण होगा? ये समतल दर्पण होगा। यानी ये समतल दर्पण में क्या है, ये समतल दर्पण में इसका एक ये गुण है कि कोई भी व्यक्ति जितना बड़ा चेहरा देखना चाहेगा उतना बड़ा उसको दर्पण रखना जरूरी है, ठीक है, उतना बड़ा दर्पण रखना जरूरी है। चलिए तो समतल दर्पण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m है, ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ क्या है? जब m ऋणात्मक होता है तो इसका अर्थ होता है कि ये प्रतिबिंब उल्टा है, प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर, किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसको प्रतिबिंब बिंदु बोलते हैं, ठीक है। यानी किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको प्रतिबिंब बोलते हैं, और उस बिंदु को हम प्रतिबिंब बिंदु बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा, अभी जस्ट बताया है कि फोकस के अंदर रखेंगे पी और एफ के बीच में, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में, तब वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के कहाँ रखा जाता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। फिर वही क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण में से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का बन सकता है जब वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे, कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है, यानी उत्तल लेंस की बात हो रही है, उत्तल लेंस की, ठीक है, ये उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस की, देखिए उत्तल लेंस की बात हो रही है। तो जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखा जाता है, एफ यानी ई एफ है और ये दुगुना एफ है, तो जब यहाँ वस्तु को रखेंगे, जब यहाँ वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो काल्पनिक और सीधा। कैसा बनता है ये पूछ रहा है, तो काल्पनिक और सीधा बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड, आज हम 80 से 130 तक का क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं, 130 तक का, 80 से 130 तक। हम पिछला वीडियो में 1 से 80 तक का क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल से जोड़ेंगे और भी स्टूडेंट को, ताकि इसका फ़ायदा हो सके सभी को। थैंक्स फॉर वाचिंग।